नमस्कार। इस वीडियो में फिर स्वागत है। इसके पिछली वीडियो में हमने धातु अधातु अध्याय 3 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। इस क्वेश्चन से देखेंगे, नया क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए या बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए, किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक से हम उसका विन्यास निकालेंगे और विन्यास निकालने के पश्चात हमको ये पता चलेगा कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हमें उसके बाह्यतम कोश के ही इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला है तत्व आपका सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका जो विन्यास होगा वो होगा 2, 8, 1। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो ये आपका नाभिक हो गया। पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तीसरी कक्षा में जाएगा। अब बात यहां आती है कि ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपना बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देगा? त्याग देगा। त्यागने के लिए क्या करता है? किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ संयोग करता है। इसके लिए वो इस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग देता है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका सबसे पहले परमाणु क्रमांक हमें 11, विन्यास निकाल लिया हमने 2, 8, 1। यहां भी देख सकते हैं आप, 2, 8, 1 निकाला हमने विन्यास। अब ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है ये हम संकेत के साथ यहां प्रदर्शित कर देते हैं। यही इसकी क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। ऐसे ही हम दूसरे तत्व को लेते हैं, ऑक्सीजन को। दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका जो विन्यास निकलेगा वो विन्यास होगा इसका 2, 6। मतलब इसके प्राथमिक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। द्वितीय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बाह्यतम कोश भी कह सकते हैं। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी विद्युत धनात्मक तत्व से लेगा। अब इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन का विन्यास लिखा 2, 6। अब इसके बाह्यतम कोश यानी कि O के बाह्यतम कोश में हमने 6 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर दिए। 2, 3, 4, 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित हो गए। ये इसकी क्या हो जाएगी? संरचना हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगला जो हमारा तत्व है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में भी देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक है 12। यदि हम इसका विन्यास निकालेंगे 2, 8, 2। पहले कोश में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे कोश में वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2। 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने क्या करेगा? त्याग करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने से इसकी जो संयोजकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 2। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए हमने संकेत लिखा, इसका विन्यास निकाला और विन्यास निकालने के बाद इसके बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने कहां रख दिया? इसके बाहर रख दिया। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण को दर्शाइए। इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी वैसे ही कि हमें तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, उसकी संयोजकता पता होना चाहिए, मतलब वह अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसी से हमें पता चलेगा। तो हम पहला तत्व ले रहे हैं, कौन सा? इसका सोडियम। सोडियम देखेंगे, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? विन्यास निकालेंगे 2, 8, 1। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? किसी दूसरे तत्व को देता है और बनाता क्या है? ये सोडियम का प्लस आयन बनाता है। सोडियम प्लस आयन बनाया। यहां पे आप देख सकते हैं ये सोडियम के बाह्यतम कोश के 1 इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर दर्शाया है। इसी तरह अब
Na2O बनाना है, मतलब हमें सोडियम के 2 परमाणु चाहिए। सोडियम के दूसरे परमाणु में ही यहाँ पे बाह्यतम कोष का 1 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे यहाँ पे, तो आपको ये 2 सोडियम हो गए जिनके बाह्यतम कोष में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 2 सोडियम के ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जो किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व को देगा। अब विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पे कौन सा है? ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसकी जो संयोजकता होती है वो -2 होती है। -2 संयोजकता कैसे आएगी? ऑक्सीजन का जो विन्यास होता है वो होता है 2-6। इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? -2। मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम। ऑक्सीजन के जो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हम देखे? 6 इलेक्ट्रॉन देखे हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। तो यहां देखेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन आपके किसके हो गए? ऑक्सीजन के, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? सोडियम के। तो यहां ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक, यहां पर यह देखना है हमें कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन इस सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ऑक्सीजन का परमाणु इस सोडियम से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहां पर सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सोडियम प्लस बनाएगा, ये वाला भी सोडियम प्लस बनेगा, और ऑक्सीजन चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए यहां पे ये क्या बनाएगा? ऑक्सीजन का 2- बनाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहां पर जो यौगिक बनता है वो कौन सा यौगिक बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा Mg। MgO में देखेंगे तो Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 12 होता है। इसका विन्यास निकालेंगे 2, 8, 2। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ पर Mg लिया और इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक, इसके बाद हम लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमने अभी भी बताया था कितना होता है? 8 होता है। विन्यास निकालेंगे 2, 6। मतलब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जिनकी इसको आवश्यकता है वो किससे लेता है? मैग्नीशियम से लेता है। ये हमने ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए? 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए वो कौन दे देता है? इसको मैग्नीशियम दे देता है। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीर के निशान दर्शा रहे हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लिए, और बनाया क्या? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये Mg2+, ये हमने रखा है यहाँ पे Mg2+। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनाएगा? 2-। ये हो गया ऑक्सीजन, कितने हो गए? 2-। यहाँ पर आप कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की ये क्रॉस वाले कितने दिख रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के हैं। और जो 2 पॉइंट वाले आपको दिख रहे हैं गोलाकार, ये वाले किसके इलेक्ट्रॉन हैं? वो है मैग्नीशियम के। तो कुल इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ही इसमें आवेश कौन सा आ जाएगा? 2- आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। यहाँ पर बनता क्या है? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयनिक यौगिक होते क्या हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, यानी कि एक तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि आदान प्रदान के पश्चात बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और इसमें एक जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कि ऋणायन बनाता है, और एक इलेक्ट्रॉन देता है यानी कि क्या बनाता है? धन आयन बनाता है। धन आयन और ऋण आयन ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक बंध के द्वारा जुड़ते हैं जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं। और ये बंध सभी बंधों से मजबूत बंध होता है। अब मजबूत बंध है इसलिए इसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अत्यधिक ऊर्जा का मतलब ये है कि हमें उस पदार्थ को ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। गलाने के लिए हम इसको ज़्यादा गर्म करेंगे, अर्थात इसका गलनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों में जो आयनिक बंध होता है वो बहुत मजबूत प्रवृत्ति का होता है, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों की
परिभाषा दीजिए। यहाँ से इस अध्याय से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से पूछा जाता है निम्न को परिभाषित कीजिए। खनिज, अयस्क और गैस। खनिज क्या होता है? प्रकृति में कुछ तत्व जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये के रूप में पाए जाते हैं, मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। कुल मिला के तो धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, इनमें कुछ और पदार्थ भी मिक्स होते हैं, जैसे